हेलो लिसनर्स एंड व्यूवर्स, इमेजिन कीजिए आप छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं और जिस होटल में आप रुके हैं वहां अचानक से एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी खबर ना तो वहां की गवर्नमेंट को होती है और ना ही खुफिया एजेंसीज़ को। कुछ ऐसा ही होता है 26/11 की रात को मुंबई के ताज होटल में। आपके लिए यह सोच पाना जितना ज़्यादा कठिन हो रहा है, उससे कई ज़्यादा कठिन उन लोगों के लिए था जो इस प्रॉब्लम को, जो इस अटैक को सच में फेस किए थे। चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं और जानेंगे एक एक डिटेल्स के बारे में कि कैसे इतने बड़े अटैक को प्लॉट किया गया और कैसे इसे अंजाम दिया गया। 26 नवंबर 2008 भारत सरकार के लिए एक ऐसा काला दिन जिसने भारत सरकार के साथ साथ भारत की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल उठा दिए। शायद आपको पता ना हो, लेकिन 2008 के अटैक से पहले मुंबई पे 1993 से लेकर के 2006 तक 7 और टेररिस्ट अटैक हो चुके थे। और बात करें 2003 की, तो 2003 में सिर्फ 6 महीनों के अंदर 3 अटैक को अंजाम दिए जाते हैं। और मुंबई पुलिस के हिसाब से यह सारा अटैक लश्कर ए तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने करवाए थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर कौन है यह लश्कर ए तैयबा और क्यों इसने इंडिया पे इतने ज़्यादा अटैक्स करवाए। तो चलिए लश्कर ए तैयबा को थोड़े करीब से जानते हैं। लश्कर ए तैयबा एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फॉर्मेशन हाफिज़ सईद और अब्दुल्ला आज़म ने 1987 को कुछ मुजाहिदीन फोर्सेस की मदद से की थी। ये वही मुजाहिदीन फोर्सेस हैं जिसने उसामा बिन लादेन के साथ मिल कर के सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था सोवियत अफ़गान वॉर के समय। अगर यहाँ लश्कर ए तैयबा की मेन मोटिव को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को इंडिया से अलग कराना और पाकिस्तान में इंटीग्रेट कराना है। 2008 के अटैक से पहले जम्मू कश्मीर अटैक, सन 2000 के लाल किले पे अटैक, 2001 के इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक और 2005 के दिल्ली बॉम्बिंग में लश्कर ए तैयबा जैसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप का हाथ रहा है। अब बात करते हैं 26/11 जैसे अटैक को कैसे प्लॉट किया गया। साल था 2006 जब इस अटैक को पहली बार अंजाम देने की कोशिश की गई अबू हमज़ा के द्वारा, इंडियन यूथ को ही यूज़ करके। लेकिन पुलिस की रेड की वजह से औरंगाबाद में ढेरों मात्रा में AK-47 और RDX बरामद होते हैं और इसी कारण अबू हमज़ा का यहाँ पे प्लान फेल हो जाता है। प्लान फेल होने के बाद अबू हमज़ा पाकिस्तान शिफ्ट कर जाता है और वहाँ लश्कर ए तैयबा के कमांडर के साथ मिल करके प्लान बनाता है कि अब इस अटैक को हम अंजाम देंगे पाकिस्तानी यूथ को यूज़ करके। और फिर इस अटैक के लिए लगभग 25 से 26 लोगों को चूज़ किया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट और ISI के कुछ बेहतरीन कमांडर्स देते हैं। और इनकी ट्रेनिंग 4 स्टेजों में होती है। ट्रेनिंग में इन्हें बेसिक स्विमिंग और सेलिंग से लेकर के हाई एंड वेपन्स और एक्सप्लोजिव का भी यूज़ करना सिखाया जाता है। और उन 26 लोगों में 10 लोगों को चुना जाता है मुंबई अटैक के लिए और उन्हें सभी जगह के ब्लूप्रिंट्स दिए जाते हैं जहाँ उन्हें अटैक्स करना होता है। 10 अटैकर का ग्रुप सितंबर 2008 को कराची से अरबियन सी के रास्ते मुंबई के लिए रवाना होता है, लेकिन चॉपी वाटर रहने के कारण इनकी मिशन यहीं पे अधूरी रह जाती है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद नवंबर 2008 को इस अटैक को फिर से अंजाम देने की कोशिश की जाती है और 10 अटैकर्स के ग्रुप एक हाईजैक किए हुए बोट को लेकर मुंबई के कोलाबा पहुँचते हैं। वहाँ से अटैकर्स 2 ग्रुप में अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। इस घटना की रिपोर्ट एक फिशरमैन जा कर के लोकल पुलिस में भी करता है, लेकिन मुंबई पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सबसे पहले अटैक की घटना रात 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुनने को आती है, जहां 2 टेररिस्ट इस्माइल खान और अजमल अमीर कसाब जो कि पब्लिक पे ओपन फायर कर देता है। 1 आवर 15 मिनट के इस असॉल्ट फायरिंग में 58 लोगों के साथ साथ 8 पुलिस वालों की मौत हो जाती है और लगभग 104 लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस और टेररिस्ट के बीच गन बैटल में इस्माइल खान की मौत हो जाती है और अजमल अमीर कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। यहाँ मुंबई पुलिस राहत की सांस ले ही रही होती है कि उन्हें दूसरे अटैक की खबर लियोपोल्ड कैफ़े से आती है। और इसी तरह से लियोपोल्ड कैफ़े में भी 2 अटैकर्स लोगों पे ओपन फायरिंग कर देते हैं और इसमें 10 लोगों की जानें चली जाती हैं, जिसमें कई फॉरेनर्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग सीवियरली इंजर्ड भी हो जाते हैं। और उसके बाद तुरंत 3rd अटैक की खबर 2 टैक्सी ब्लास्ट से आती है। ये वही 2 टैक्सियाँ थी जिसने अटैकर्स ने बोट से उतरने के बाद हायर किया था। अब तक मुंबई के साथ साथ यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी
और तभी पुलिस को खबर मिलती है कि अटैकर्स ने ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन पैलेस पे भी कब्जा कर लिया है। बड़ी मशक्क़त के बाद फायर फाइटर्स की कुछ टीम 200 हॉस्टेजेस को विंडो से निकाल पाती है, लेकिन ठीक उसके बाद यह खबर आती है कि अभी भी 2 टेररिस्ट ताज होटल के अंदर हैं और कई हॉस्टेजेस फंसे हुए हैं। सिचुएशन अब मुंबई पुलिस के कंट्रोल से बाहर थी। अब तक मुंबई के 8 कोऑर्डिनेट्स पे हमला हो चुका था। सारा कंट्रोल रैफ, एनएसजी और मार्कोस कमांडोज को सौंप दिया गया। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे दोनों छुपे हुए टेररिस्ट को मारने के बाद लगभग 610 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया गया ताज, ओबरॉय और नरीमन पैलेस से। 4 दिनों के कड़ी मशक्क़त के बाद इस पूरे अटैक पे काबू पा लिया जाता है। इस अटैक में टोटल 175 लोगों की मौत हो जाती है और 300 से भी ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस अटैक के बाद गवर्नमेंट ढेरों इनिशिएटिव्स लेती है टेररिज्म को रोकने के लिए। मुंबई पुलिस को 36 हाई स्पीड बोट्स और हेलीकॉप्टर्स दिए जाते हैं कोस्टल एरियाज़ के पेट्रोलिंग के लिए, और मुंबई पुलिस की सारे वेपन्स को अपग्रेड किया जाता है। एंटी टेरर फोर्स बनाए गए जिसे हम आज फोर्स 1 के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ने UAPA 2008 जैसे लॉ को पास किया और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे खुफिया एजेंसीज की फॉर्मेशन भी की। इस अटैक के एकमात्र सस्पेक्ट अजमल आमिर कसाब को 2012 में फांसी की सज़ा हो जाती है और जो भी मास्टरमाइंड थे उन्हें अलग अलग कंट्रीज से पकड़ लिया जाता है। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या लश्कर तैयबा इतने बड़े अटैक को इंडिया से बाहर रह के प्लान करके अंजाम दे सकता है? शायद इसका जवाब आपको अच्छे से पता हो। यहाँ देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस भी उतने ही जिम्मेवार है जितनी कि लश्कर तैयबा। यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अपने रिपोर्ट में यह भी बताती है रॉ को इस अटैक के बारे में 8 दिन पहले ही सूचना दे दी जाती है, लेकिन यहाँ पे रॉ एक्शन क्यों नहीं लेती? ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ के सामने आता है। और इसी सवाल के साथ वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह की टॉपिक पे आप वीडियोस देखना पसंद करोगे। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।